हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। डेली का डेली यहाँ पर आपको डेट भी डाल देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो और क्रम से आप सभी वीडियो देख भी सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपकी 8:30 बजे हिंदी की क्लास होती है उसको भी यहाँ पर कह सकते हैं ज्वाइन करिएगा। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग। चलिए तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से अकर्मक क्रिया चुनें। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें से कह सकते हैं कि जो क्रिया बिना कर्म के ही पूरी हो रही हो उसे अकर्मक कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है दिखाना, क्या दिखाता है? तो कुछ तो दिखा रहा होगा। खुजलाना, कुछ तो खुजला रहा होगा। हटाना, कुछ हटा रहा है। यहाँ पर दिया है हंसना, क्या हंसता है? अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे है ना क्या हंसता है, तो आप क्या जवाब दे पाएंगे? नहीं। अगर क्या करने से अगर आंसर निकलता है तो जवाब यहाँ पर हो जाएगा सकर्मक, और अगर जवाब नहीं निकलता है तो हो जाएगा अकर्मक। तो आपका जवाब नहीं निकला है, क्या हंसता है तो पता नहीं है, तो आपका जवाब हो जाएगा क्या? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर आपका हंसना कैसी है? ये आपकी अकर्मक क्रिया है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में नहीं आता है? पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में नहीं आता है, देखते हैं। तो कह रहा आपसे संतान, संतान कैसी है? और देखो पुल्लिंग स्त्रीलिंग की भी एक पहचान होती है, हमने बताया था कैसा और कैसी से, है ना। किससे? कैसा, और एक होता है आपका कैसी, है ना। इसी से आंसर आपके निकल जाते हैं। जैसे संतान कैसा है, आप नहीं बोलते संतान कैसी है, संतान कैसी है। तो आपका कैसी, इसका मतलब कह सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग का है, ये पुल्लिंग का नहीं है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पर देखो गुस्सा कैसे है, बचपन कैसा था, हीरा कैसा है ना। तो ऐसे तो बोलेंगे। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन हो जाएगा? ए नंबर। ये संतान जो आपका पुल्लिंग नहीं है, ये आपका स्त्रीलिंग है। क्लियर है। अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, दिए गए विकल्प में उच्चारण का सही संविच्छेद आपको चुनना है। उच्चारण दिया है, उच्चारण, तो आपका जवाब क्या बनेगा? उत्धन चारण। क्या बनेगा? उत्धन चारण, अर्थात जो आपका आधा चा होता है इसका कन्वर्ट अर्थात परिवर्तन हो जाता है आधेता में। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन बनेगा? उत्धन चारण। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका बनेगा बी, उत्धन चारण आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, जो कि आपका व्यंजन संधि है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से नीलकमल शब्द समास किस श्रेणी में आता है? नीलकमल, नीलकमल। तो देखो यहाँ पर नील मतलब कह सकते हैं नीला, नीला दिया है, फिर आपका कमल दिया है। जहाँ पर आपका विशेषण और विशेष हो वहाँ पर समास कौन सा होता है? तो वहाँ पर समास होता है ऑप्शन बी, यहाँ पर आपका कर्मधारय समास। ठीक है, कौन होता है? कर्मधारय समास होता है। बोलेंगे क्या इसे तोड़ेंगे तो नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। कुछ हमने यहाँ पर आपको पहचान बताया था, जैसे आपका है जो होता है, क्या होता है जो होता है, के समान होता है, के समान शब्द आपका निकले, या रूपी शब्द निकले, या महाशब्द निकले, ये आपके हमेशा किस में होते हैं? आपकी कर्मधारय समास में होते हैं। क्लियर हुआ। अगला पूछा गया है, निम्नलिखित लोकोक्ति मोहरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिया है घड़ो पानी पड़ना, घड़ो पानी पड़ना। दिया है गुस्सा होना, पानी खत्म होना, बहुत ज़्यादा नहाना, शर्मिंदा होना। कौन सा जवाब सही हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है, काफ़ी अच्छा प्रयास है। तो घड़ो पानी पड़ना मोहरे का अर्थ होता है शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चिरायु शब्द में उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? चिरायु, चिरायु में उपसर्ग पूछा है। उपसर्ग होता है किसी भी वाक्य या किसी भी शब्दांश, है ना। उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश ही तो होते हैं, शब्दांश तो होते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि उपसर्ग क्या है, तो आपका उपसर्ग क्या है? शब्दांश है, शब्दांश हो जाएगा। या अगर आपसे पूछता है कि प्रत्यय क्या है, तो वो भी शब्दांश है। क्यों? क्योंकि शब्द के पहले आपका उपसर्ग होता है, शब्द के बाद में आपका प्रत्यय होता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो देखो उपसर्ग आपका हो जाएगा कौन सा? शिक्षिका, तो आपका चिर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? चिर। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं पानी के तीन अर्थ आपके निकल रहे हैं, मोती मानुष चीन, है ना। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जब एक शब्द के तीन अर्थ निकलते, मतलब कह सकते हैं अनेक अर्थ निकलते हैं, वहाँ पर आपका होता है श्लेष अलंकार, है ना। श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा, श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, दिए गए विकल्पों में से ज्येष्ठ का तद्भव रूप क्या होगा? ज्येष्ठ का तद्भव, ज्येष्ठ का तद्भव कौन सा बनेगा? यहाँ पर जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिए कि ज्येष्ठ का सही तद्भव क्या हो जाएगा। चलिए तो बिल्कुल सही जवाब है, काफ़ी लोगों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका 8 का ऑप्शन कौन सा बनेगा? तो देखो यहाँ पर आपका ज्येष्ठ का तद्भव बनेगा आपका जेठ, क्या बनेगा? जेठ बन जाएगा। ए नंबर आपको हो जाएगा जेठ। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिवार्य का विपरीत शब्द है?
अनिवार्य का विपरीत। तो अनिवार्य दिया है तो अनिवार्य का क्या हो जाएगा, अनिवार्य का क्या हो जाएगा, तो आपका वैकल्पिक। जैसे क्या होती है, कोई सब्जेक्ट आपको होता है वो अनिवार्य होती है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप चाहो तो संस्कृत ले लो, कभी चाहो तो आप यहाँ पर दूसरा ले सकते हो। तो इसका मतलब है कि अनिवार्य का विपरीत क्या बन जाएगा, वैकल्पिक। क्या बनेगा, वैकल्पिक बन जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, दिए गए विकल्पों में से सही वर्तनी का चुनाव करें। कह रहा आपसे कर्तव्यनिष्ठ या कर्तव्यनिष्ठता कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देखने से आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर आपका राइट सी नंबर है, कर्तव्य निष्ठा, है ना, कर्तव्य निष्ठा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है। फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पर देखिए फूल, फूल तो भाई भाव तो होगा नहीं, समूह भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो फूल भी आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, जातियों में बटे होते हैं। ये गुलाब के फूल होते हैं, बहुत होते हैं, गेंदा का हो गया, है ना। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। अगले जैसे आपका फूल हो गया, गाय हो गया, हाथी हो गया, मनुष्य हो गया, ये आपके इसी में होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताना है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है विराम चिन्हों की दृष्टि से। कहाँ पर विराम चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। कह रहा है बस हो गया, रहने दीजिए। तो देखो इतना छोटा सा अनुवाद दिया है और यहाँ पर देखो ये दे दिया गया है, जो कि ये पॉइंट आपका गलत है। यहाँ पर अगर ये पॉइंट लगा देता, बस हो गया फिर कॉमा रहने दीजिए, तो आपका जवाब सही हो जाता। मतलब कि पहला ही गलती आपको मिल गई है ए नंबर में। ठीक है ना। चलिए अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है। आधा तीतर आधा बटेर, चलिए जवाब दीजिए। तो देखो आधा तीतर आधा बटेर मतलब होता है बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। आपने तीतर भी देखा होगा, बटेर भी देखा है। तीतर का ही एक कह सकते हैं छोटा रूप होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं देखने बिल्कुल ऐसे ही होता है, बस छोटा होता है। बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, तौलिया किस भाषा का शब्द है। तौलिया किस भाषा का शब्द है। तौलिया किस भाषा का है, तो याद रखिए तौलिया जो आपका आता है ये पुर्तगाली भाषा का है। कैसा है, पुर्तगाली भाषा का है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, पुर्तगाली भाषा का है। याद रखिए और भी आपका होता है, जैसे आप लोग नहाने जाते हैं ना तो तौलिया ले जाते हैं, तौलिया के साथ क्या होगा आपके पास, साबुन होगा। क्या होगा, तौलिया के साथ आप लोग साबुन ले जाते हैं, साबुन ले जाते हैं। साबुन के साथ आप बाल्टी ले जाते हैं, बाल्टी ले जाते हैं। बाल्टी भी आपका कैसा है, ये भी आपका कैसा है आपका, तो पुर्तगाली है। नहाने कहाँ जाते हैं, तो आप कमरा में जाते हैं, है ना, कमरा में जाते हैं, तो ये भी कैसा है, पुर्तगाली है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं तंबाकू, तंबाकू भी कैसा है, तंबाकू भी कैसा है, तो ये भी आपका पुर्तगाली ही है। ठीक है। और नहा धोकर आप कप्तान बन जाते हैं, नहा धोकर क्या बन जाते हैं, कप्तान बन जाते हैं, तो कप्तान भी क्या है, ये भी पुर्तगाली है। तो ये शब्द आपके हमेशा बार बार पूछे जाने वाले शब्द हैं। ठीक है। चलिए अगला आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है। वर्तमान काल का भेद नहीं है 15 नंबर में। देखते हैं, कह रहे तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध और आपका हेतु हेतुमद वर्तमान। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी, हेतु हेतु मद वर्तमान काल। देखो हेतु हेतु मद वर्तमान में नहीं होता है, ये आपका होता है भूत में और आपके भविष्य में, लेकिन वर्तमान में हेतु नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा, 15 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, हेतु हेतु मद वर्तमान। अगला प्रश्न आपका दिया है, रिक्त स्थान के लिए उचित पर्याय का चयन करना है। कह रहा है हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का है। क्या है, अभिमान बताओगे या गर्व बताओगे या दर्प बताओगे या घमंड बताओगे। तो यहाँ पर घमंड तो नहीं कह सकते हो, अपने आप को बोलो गर्व है। हमें क्या है, हमें गर्व है कि हम ऋषि मुनि की संतान हैं। ठीक है, तो गर्व शब्द यहाँ पर भर देंगे तो आपका जवाब बन जाएगा क्लियर, बी नंबर। अगला पूछा है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की पहचान करिए। संयुक्त वाक्य पूछा है, देख लेते हैं संयुक्त वाक्य कौन सा है। यहाँ पर चारों ऑप्शन आपके पास दिखेंगे तो आसानी से जवाब आप लगा सकते हैं। देखो संयुक्त वाक्य की कुछ पहचान होती है, जो कि कह रहा आपसे, तुम तो पढ़ोगे ना वह पढ़ेगा, तुम तो पढ़ो, तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे ना वह पढ़ेगा, है ना। तो कह सकते हैं कि लग रहा है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कह सकते हैं ना तुम पढ़ोगे, क्योंकि एक क्रिया तो इधर भी हो रही, एक उधर भी हो गई, तो इसका मतलब है कि पहला ही जवाब यहाँ पर सही हो गया, पहला ही जवाब सही हो गया। ठीक है ना। संयुक्त वाक्य देखिए ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक आपके उपवाक्य हों, है ना, और सभी उपवाक्य प्रधान हो, ऐसे उपवाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ बताइए। त्रिशंकु होना,
त्रिशंकु होना मतलब क्या होता है? त्रिशंकु होना मतलब क्या होता है? चारों ओर ध्यान होना, किसी ओर का ना होना, तीन तरफ ध्यान देना, केवल ऊपर देखना। तो आपका जवाब हो जाएगा किसी ओर का ना होना। त्रिशंकु होना मतलब होता है किसी ओर का ना होना, किसी ओर का ना होना। ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। ठीक है। और आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? नम का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो नम मतलब होता है आपका क्या, यहाँ पर गीला होता है, भीगा हो गया, आर्द्र हो गया। यहाँ पर देखो लिखा है आर्द्रा, मतलब दम क्या बड़ा की मात्रा लगेगी? नहीं लगेगी। तो ऑप्शन डी, यहाँ पर डी वाला आपका हो जाएगा। क्लियर है। अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है। कह रहा है प्रतीत दिया है। प्रतीत देखो हमने आपको बताया था जहां पर रा उड़ जाए, चाहे ये वाला रा लगा हो, चाहे ये रा हो, चाहे कृष्ण भगवान वाला रा हो, ये तीनों आपके तत्सम होते हैं। तो देखो यहाँ पर रा उड़ा है, नीचे आपका लगा है, यहाँ भी लगा है, यहाँ लगा है। इसका मतलब है कि आपका ए नंबर प्रतीत ये वाला आपका तत्सम शब्द नहीं है, ये तत्सम शब्द आपका नहीं है, ये आपका कैसा है? आपका तद्भव शब्द है। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? कह रहा है उल्लास दिया है, उच्चावास दिया है, निश्वास दिया है, उजास दिया है। उजास दिया है, क्या दिया है? तो भाई उजास। देखो ऑप्शन आपका कौन हो गया? ऑप्शन आपके सामने आपको दिख गया है उजास। ठीक है। उजास कैसा है? ये आपका तद्भव शब्द आपका नहीं है। ठीक है। तद्भव शब्द आपका नहीं है। ठीक है। और अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है? रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है, क्या बोलते हैं उसे? तो उसे बोलते हैं क्या है? ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर निशाचर। क्या बोलते हैं? निशाचर। ऑप्शन डी निशाचर बन जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। मतलब जिनमें से हट होता है, क्या होता है? हट होता है। जैसे हम बोलते हैं आहट, है ना। अगर हम आप बोल देते हैं आहट, या हम बोल देते हैं यहाँ पर झल्लाहट। क्या बोल देते हैं? झल्लाहट। ठीक है। आपका ऐसे लिखा जाता है झल्लाहट। तो ऐसे शब्द जो आपके होते हैं वो किस रूप में होंगे? आहट कैसी है, ये बोला ना, आहट कैसी है, कैसी आहट आई, तो आप कैसे से जब आंसर निकलता है तो आपका होता है स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग। क्लियर हो गया। अगला पूछा गया है, कह रहा है उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होगा? देखो सौदा शब्द जो आपका है एक उर्दू शब्द है, इसका बहुवचन में जो आपका रूप होता है तो रूप क्या बनेगा? सौदा का सौदे नहीं, सौदा सौदा ही होता है। क्या होता है? सौदा हमेशा सौदा ही होता है। मतलब कह सकते हैं कि सौदा का बहुवचन के रूप में परिवर्तन आपका जो होगा तो वही वह बहुवचन होगा। मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाए कौन सा? कि उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन आपका बी, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बी नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर। अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देख लेते हैं शुद्ध वाक्य क्या है आपका। कह रहा है आयुष और ऋषा बाजार गई, फिर यह राह चलते दोनों में तकरार हो गई। इस कहानी को एक स्त्री लेखक ने लिखा है। बच्चे ने कहा पापा आ गई। बच्चे ने कहा पापा आ गई। बच्चे ने कहा पापा आ गई, ये तो होगा नहीं। आयुष और बाजार ऋचा गई, तो देखो यहाँ पर एक पुल्लिंग है एक स्त्रीलिंग है, इसके अकॉर्डिंग ये तो आपका होगा नहीं। तो यहाँ पर कह सकते हैं देखो राह चलते दोनों में तकरार हो गई, है ना। अब यहाँ पर ना स्त्रीलिंग पता है ना पुल्लिंग है, इसका मतलब है ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है जो कि आपके सामान्य जानकारी अर्थात कह सकते हैं जीके का आपको यहाँ पर हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद का सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? समझिए कि वो संसद का सदस्य नहीं है फिर भी उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब ए नंबर, भारत का जो अटॉर्नी जनरल है। ठीक है। भारत का जो अटॉर्नी जनरल है अर्थात जो संसद है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जवाब ये हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। ठीक है। चलिए अगला आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई जो सीमा है, उत्तर प्रदेश के साथ लगी सीमा है वो आपकी कौन कौन सी सीमा है? देख लीजिएगा। कह रहा है छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और आपका हिमाचल प्रदेश। और फिर यहाँ पर हिमाचल, पंजाब तो है नहीं है ना, पंजाब तो है नहीं है, बंगाल है नहीं, तेलंगाना है नहीं, है ना, पंजाब यहाँ पर नहीं है। तो पहला आपका जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और आपका हिमाचल प्रदेश। ये नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका दिया है उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? किससे जाना जाता है? तो याद रखिएगा ये है आपकी वाराणसी।
कौन है भाई? तो आपकी वाराणसी, वाराणसी जो काशी ये कह सकते हैं, बनारस है ना, आदि नामों से इसे जाना भी गया है अपने 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 समय में। ठीक है, चलिए अगला आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है 4 सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है। तो ये जो आपका है कहाँ पर है भाई? तो आपका जवाब हो जाएगा 54 का ऑप्शन बनेगा सी। ये आपके है सारनाथ। कहाँ पर है भाई? सारनाथ है, जो कि भारत का चिन्ह है, राज्य की प्रतीक भी है। और सारनाथ में मिली जो आपकी अशोक की लाट है वहाँ से आपकी प्राप्त हुई है। ठीक है, अगला आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की? बनारस हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? यहाँ पर 55 का जवाब दिए। चलिए, बनारस हिंदू BHU बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है? उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है, ये आपकी कहाँ पर है? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर कौन सा होगा? फटाफट जवाब दीजिए भाई, पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए, चिपकाते रहिए जल्दी जल्दी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा मथुरा। ठीक है, कहाँ पर है भाई? मथुरा है, मथुरा। ठीक है, जो कि आपके दिल्ली और आगरा के मध्य आपका एक राष्ट्रीय राजमार्ग है 19, है ना, तो आपका यही हो जाएगा। और अगले प्रश्न का आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज़्यादा वर्षा होती है, क्यों? हमने आपको कई बार मैप के माध्यम से भी बताया है कि जो आपका ये भारत होता है, और इस भारत में ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा होती है इस वाले से, अरब सागर से। ये आपका पश्चिम है, ये आपका दक्षिण है, तो आपका जवाब हो जाए क्या? दक्षिण पश्चिम। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? जो आपके सामने आंसर है, इसलिए ऐसा होता है। कैसे? ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट हवा को रोकता है जिससे बारिश होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपके पश्चिमी घाट में क्या है, पर्वत आपके हैं ना, छोटे छोटे ऊंचाई वाले हैं, तो यहाँ पर पानी रोक लेती है, इस कारण से बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा गया है द्रव्यमान का लंबाई और समय की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की जो मात्रक है SI मात्रक, वो आपकी क्या है? देखो, द्रव्यमान, लंबाई और समय के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जो कि SI मात्रक हैं वो क्या है? चलिए 58 नंबर में, तो SI आपसे पूछा है, तो आपको पता है द्रव्यमान की किलोग्राम होता है, लंबाई का मीटर होता है, समय का सेकंड होता है। तो इसका मतलब है कि आपका जवाब यहाँ पर पहला ही सही हो गया, पहला ही पॉइंट आपका सही हो गया, ये नंबर आपका हो जाएगा क्लियर। ठीक है, अगला पूछा गया है, कह रहा है औषधि की कौन सी शाखा शरीर ऊतक और द्रव से संबंधित है? औषधि की कौन सी शाखा शरीर ऊतक और द्रव से संबंधित होती है? ये संबंधित होती है कौन सी? तो आपकी पैथोलॉजी। ठीक है, कौन सी होती है? पैथोलॉजी होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। पैथोलॉजी के द्वारा क्या होता है? रोग का पता लगाया जाता है। रोग का पता लगाने के लिए शरीर के ऊतक और द्रव का परीक्षण करना पड़ता है ना। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपको बनेगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। मतलब कौटिल्य का जो एक ग्रंथ था, इस ग्रंथ का नाम क्या है? तो आपका पता जवाब होना चाहिए अर्थशास्त्र। उन्होंने किया था किसका? अर्थशास्त्र की रचना की, और अर्थशास्त्र की वजह से ही ये आपके कह सकते हैं आपकी काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है, और अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है जैसिंडा आर्डर्न से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं कि ये आपकी जैसिंडा आर्डर्न है क्या। पहला पॉइंट दिया है, वह न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थी। तो बिल्कुल बात सही है, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थी। वह अपने देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री थी, ये भी सही है भाई। वह अपने देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री, ये भी सही है। कह रहा है वह विश्व की सबसे कम उम्र की महिला शासक, ये भी सही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो ऐसा दिया होगा आपका, हाँ ये देखिए दिया गया है ना। तो आपका जवाब यहाँ पर देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कह रहा पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किन के मध्य हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किन के मध्य हुआ? किन के मध्य हुआ था? तो पहला युद्ध कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। डेट भी याद रखना, 21 अप्रैल। देखिए कब हुई थी? तो 21 अप्रैल को हुई थी, 21 अप्रैल, और आपकी 1526 है ना, इसके बीच हुई थी। तो आपका जवाब हो जाएगा इब्राहिम लोदी और आपके बाबर के बीच हुई थी। और इस युद्ध में जो इब्राहिम लोदी था वो आपका अफगानी था, है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला, बुरी तरह से पराजित होने वाला आपका इब्राहिम लोदी ही था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, या किस कारण से होती है? 63 नंबर। तो आपने देखा होगा, अगर आप है ना
कान में अगर आपकी दिक्कत हुई होगी, कान का टेस्टिंग हुआ होगा, तो इस प्रकार की कह सकते हैं आकृति की एक बनाई जाती है और वो मेज में ऐसे मारते भी कान में लगाते हैं, है ना। कहते हैं कितना सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है। तो कुल कुछ इस प्रकार से होती है ना। और यही जो आपकी होती है इसे प्रणोदित कंपन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रणोदित कंपन कहते हैं। तो ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव जिसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होती है, इसका कारण क्या है? तो आपको पता है कि वायुमंडल में आपकी कौन है? आपकी CO2 गैस। CO2 गैस के कारण ही यहाँ पर आपके ग्रीन हाउस का मुख्य आपको होता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 की वृद्धि के कारण ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विज्ञापन साइन बोर्डों एवं सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? जो विज्ञापन होते हैं, साइन बोर्ड होते हैं, सजावटी आपकी बत्तियां होती हैं, इनमें जो प्रयुक्त की वाली जो आपकी गैस होती है वो गैस कौन सी होती है? ये गैस होती है नियान गैस। कौन सी होती है? तो आपकी नियान गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन, तो देखो जीवों में भी आपको पता है जीव होते हैं, उनका व्यवहार भी पता किया जाता है। इसे बोलते हैं ईथोलॉजी। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ईथोलॉजी। नया प्रश्न जो भी मिले उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में नोट करिएगा। यही नोट्स आपकी कह सकते हैं आगे चलकर आपको सिलेक्शन दिलाएगी। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा है 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था। हुंडी का क्या तात्पर्य है? मतलब कह सकते हैं हुंडी शब्द आपका है, इसका प्रयोग किया जाता था 15वीं और 16वीं शताब्दी में। इसका काम क्या हुआ करता था? तो कह सकते हैं ये एक प्रकार का कह सकते हैं कि विनिमय पत्र था। क्या था? विनिमय पत्र था। विनिमय पत्र। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, विनिमय पत्र था। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता था? भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता था। किसे किसे जानते थे? तो आपको पता है समुद्रगुप्त। किसे नहीं पता है तो हम तो बता ही रहे ना। समुद्रगुप्त हैं जो कि आपके राजवंश का चौथा आपके थे, गुप्त राजवंश के चौथे आपके शासक थे और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था, है ना। और भारतीय इतिहास में देखा जाए तो सबसे सफल सेना नायक के रूप में यही माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो कि आपके प्रेसिडेंट कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। याद रखिएगा ऑप्शन बी WC बनर्जी। जैसे हम प्रश्न पढ़ने लगे वैसे आप लोग जवाब बिल्कुल फटाफट दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम धीमे से पढ़ा भी रहे हैं। तो यहाँ पर WC बनर्जी। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा है एलोरा स्थित कैलाश मंदिर और ममल्लपुरम स्थित सूर्य मंदिर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो देखो एलोरा में स्थित है कैलाश मंदिर और मामल्लपुरम में स्थित है आपका सूर्य मंदिर। इनके दोनों के बीच में एक समानता है और इन दोनों की समानता क्या है? इन दोनों की समानता सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि दोनों ही ठोस चट्टानों से उत्कीर्ण किए गए हैं। दोनों ही ठोस चट्टानों से आपके बनाए गए हैं। तो ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा। ये ही इनकी समानता है। ठीक है। और यहाँ पर जो आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा आपसे क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है? कह रहा है कि सरफेस मल्चिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सरफेस मल्चिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सरफेस मल्चिंग ये एक कह सकते हैं संसाधन संरक्षण तकनीकी है। ठीक है, संसाधन संरक्षण तकनीकी है। जैसे क्या होता है ना कि भूमि के किसी भी क्षेत्रफल बिछाई जाने वाली जो सामग्री होती है, पलवार उसे बोल देते हैं या कह सकते हैं मल्ब बोल देते हैं या बोलते हैं मल्च। ठीक है, पलवार बिछाने के कई आपके होते हैं, जैसे भूमि की नमी का संरक्षण करना है, भूमि की उर्वरता या स्वास्थ्य की वृद्धि लाना है, खरपतवारों की वृद्धि को रोकना है या क्षेत्र के सौंदर्य को बढ़ाना है। तो इसलिए आपका होता है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, संसाधन संरक्षण तकनीकें, सी नंबर। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है? कौन सी ऐसी मृदा है जिसकी ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है? गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा आपकी होती है जो आपकी हिमनद मृदा होती है। कौन सी मृदा होती है? तो आपकी हिमनद मृदा होती है। 72 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। मृदा जो होती है हिमनद मृदा की ढुलाई ये गुरुत्वाकर्षण द्वारा आपकी होती है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों के अंतिम समूह बैक्टीरिया और कवक होते हैं जिन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहा जाता है अपघटक। क्या कहता है? अपघटक। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आपकी घास होती है ना। घास को टिड्डे खाते हैं, टिड्डे को मेढक खाते हैं, मेढक को चील खाती है ना। फिर मेढक आपको सांप खाता है, सांप को चील खाते हैं, है ना। फिर आपके मनुष्य मतलब जो
जेल वगैरह हो गए, मतलब ऐसे करते करते लास्ट में जो आपके होते हैं, जैसे शेर खा लिया, शेर के बाद आदमी तो सर्वाहारी होता है, वो सब कुछ खा लेता है, लेकिन मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद उनको मिट्टी में कन्वर्ट कौन करता है, तो ये अपघटक होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, है ना, इसलिए इन्हें अपघटक कहा जाता है। अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से भूरा कार्बन उत्सर्जन कौन सा है, निम्नलिखित में से भूरा कार्बन उत्सर्जन कौन सा है, यहाँ पर देख लेते हैं। भूरा कार्बन उत्सर्जन आपका है 74 नंबर में। तो भूरा कार्बन जिसे बोलते हैं आपका क्या, ब्राउन कार्बन, है ना, ब्राउन कार्बन बोलते हैं। और यह मुख्य रूप से देखा जाए तो एक कार्बनिक बायोमास के अपूर्ण दहन के दौरान उत्पन्न होता है, मतलब पूरी तरीके से जल नहीं पाता है। जब पूरी तरीके से जल नहीं पाता है तो इसे बोलते हैं भूरा कार्बन उत्सर्जन। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, डी नंबर, यह दहन के अपूर्ण दहन या ईंधन के अपूर्ण दहन से निर्मित होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखे गए हैं। तो एक थे सेंट फ्रांसिस, ठीक है, कौन थे, सेंट फ्रांसिस थे। सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष आपके बेसिलिका ऑफ बोन जीसस, मतलब आपके बेल्हा जो कि गोवा में रखे गए हैं। कहाँ रखे गए हैं, आपके रखे गए हैं, ऑप्शन आपका सी, आपके बेसिलिका ऑफ बोन जीसस अर्थात वेला, जो कि आपके गोवा में है। तो आपके सेंट फ्रांसिस जेवियर का कहाँ पर है आपका शरीर, तो आप कह सकते हैं वेला। दिया है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, शॉर्टकट में इसे डायरेक्ट हम बोल देते हैं DDU-GKY, ठीक है। इस नई स्कीम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, इसको भी हमने आपको पढ़ाया था। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर 2014-15 में यह आपकी कह सकते शुरुआत की गई थी। अगर क्लियर डेट की बात करें तो इसकी शुरुआत आपकी हुई थी 25 सितंबर, ठीक है, 25 सितंबर 2014 को हुई थी। याद रखिए, जैसे कि आपका बजट होता है ना 2020-21, वैसे आपका कह सकते हैं वित्तीय वर्ष जैसे होता है अप्रैल से शुरू होता है और अगले वर्ष आपके 31 मार्च में खत्म होता है। तो वही चीज़ आपका रूल फॉलो होता है, 2014-15 लगाना है, ना कि 2013-14 लगाना है, ठीक है, समझ गए होंगे ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे BSc, याद रखिए जो आपकी BSc आपकी होती है कृषि से, उन छात्रों हेतु एक आपकी स्कीम चालू की गई थी आपके रवे, ठीक है, जो कि सरकार द्वारा कृषि संबंधित समस्याओं को सुलझाने एवं किसानों के खेतों पर फसल प्रदर्शन करने हेतु जिले के गांवों में चलाया जा रहा है, जिस हेतु कितनी संख्या में छात्र संख्या प्रति गांव, देखिए यहाँ पर प्रति गांव की पूछा है, प्रति गांव एक जिले में रखने की संस्तुति की गई है। तो प्रति जिले में आपकी जो छात्रों की संख्या है यहाँ पर आपकी कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपका 77 का ऑप्शन आपका हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर आपके 10 होनी चाहिए, ठीक है, कितने होनी चाहिए, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 10 होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि कृषि प्रसार क्षेत्र में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित यहाँ पर सेवाग्राम, ठीक है, सेवाग्राम जो कह सकते हैं प्रोग्राम वर्ष आपका था 1936 और आपके 42 तक आपका शुरू किया गया था, जिसका नाम क्या था, डू एंड डाई, ठीक है, क्या नाम था, डू एंड डाई, जिसे बोला जाता है करो या मरो, रखा गया था, जो कि सेवा ग्राम महाराष्ट्र में स्थित है। तो आपके कह सकते हैं ये आपके महाराष्ट्र में कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा है कि कहाँ स्थित है, तो याद रखिए महाराष्ट्र के कहाँ पर, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, आपके वर्धा में। और आपने देखा भी था कि वर्धा जेल में इन्हें कह सकते हैं रखा भी गया था, ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने हेतु प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना, जो कि देख सकते हैं प्रत्येक संसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक गांव को गोद लेकर या चुनकर सदृश बनाने के उद्देश्य से किस वर्ष से यह स्कीम चालू की गई है। हमने इसको भी काफ़ी बार बढ़ाया है और आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, सी नंबर, वर्ष 2014 में स्टार्ट की गई थी। यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया गया है जो आपके संसद हैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से हैं तो वो एक गांव को गोद लेंगे और उसको सदृश बनाएंगे। ये आपकी स्कीम कब की गई थी, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, वर्ष 2014 हो जाएगा। ये भी हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, अगर आपसे देश के करीब 6 लाख गाँवों में 80 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, जो कि देश की कुल आबादी के करीब कितने प्रतिशत हैं, जिनकी भूमिका ग्रामीण अर्थव्यवस्था को खेती के द्वारा मजबूत बनाने की है। तो याद रखिए ये आपके लगभग आपको पूछा है, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 65%, ठीक है, 65% है। और देखिए पहले आपके ग्रामीण कह सकते हैं जो आपके ग्रामीण एरिया में हुआ करते थे
तो आपके लगभग आपके देख सकते हैं कि 75% लोग आपके लगे रहते थे, लेकिन अब खेती का क्षेत्र आपका कह सकते हैं कि लोग आपके सेवा क्षेत्र में ज़्यादा कार्यरत हो गए हैं। इस कारण से यहाँ पर आपका जवाब कौन हो जाएगा, बी नंबर आपका लगभग 65% आपके हैं, ठीक है, जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को खेती के द्वारा मजबूत बनाने के लिए आपका है 65%। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में ग्रामीण उत्थान हेतु सामुदायिक विकास योजना, हमने आपको बताया था कि ये भारत की स्वतंत्र भारत की पहली आपकी योजना थी सामुदायिक विकास योजना। इसकी जो आपकी शुरुआत की गई थी या आपकी कब की गई थी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, तो आपका बी नंबर 1952 में स्टार्ट की गई थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसे तो आपको रट लेना है क्योंकि आपके हर एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। सामुदायिक विकास प्रोग्राम कब से, तो आपके 1952 से स्टार्ट किए गए थे। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में ग्रामीण व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय प्रसार सेवाएं, ठीक है, क्या है आपका राष्ट्रीय प्रसार सेवाएं प्रोग्राम की शुरुआत जो आपकी हुई थी वह कब से हुई थी, तो याद रखिए कभी कभी ये आपके शॉर्टकट में भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि राष्ट्रीय प्रसार सेवाएं जो आपकी शुरुआत की गई थी इस प्रोग्राम की, यह कब की गई थी, तो 82 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका डी नंबर 1953 से की गई थी। कब से की गई थी, तो 1953 से की गई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण विकास हेतु सेवारत जो आपके अधिकारी हैं, याद रखिएगा कि जो आपके कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास हेतु जो आपके सेवारत अर्थात जो आपके अधिकारी थे आपके कौन, तो BLW हैं, ये कह सकते हैं विलेज लेवल वर्कर्स आपके हैं। इनका पुराना नाम बदल कर एक नया नाम रखा गया है जो कि आपका है वीडियो। हमने यहाँ पर कह सकते हैं कि 2018 में वीडियो की तैयारी भी करवाया था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा भी है, ठीक है। तो वीडियो जिसे बोलते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कर दिया गया, जिसकी जिम्मेदारी क्या होती है, तो याद रखिए वीडियो जो आपका होता है, ठीक है, गाँव के एक विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, इसका कार्य क्या होता है, तो 83 में यहाँ पर देखिए पहला आपका पॉइंट दिया गया है कि ग्रामीण कृषकों की खेती संबंधित सुविधाएं जैसे खाद, बीज, सिंचाई हेतु प्रदान करवाने हेतु योगदान होता है। गांव के कृषकों की समस्याओं के निदान हेतु होता है। वहीं पर आपका दिया गया है कि गांवों के फसल फार्म प्रदर्शन, उन्नत कृषि जो तकनीकी है और कृषि अनुसंधान विज्ञान केंद्रों में लगातार लगाव होता है। अर्थात ये तीनों ही पॉइंट होते हैं जो वीडियो को कार्य होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर डी सही हो जाएगा कि उपयुक्त ABC सभी आपके जो ये कार्य होते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद हो गया होगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रफ्तार में तेजी लाने हेतु स्मार्ट सिटी, याद रखिएगा कि ये आपके ग्रामीण व्यवस्था की जो आपकी अर्थव्यवस्था है उसको ज़्यादा रफ्तार में लाई जाए, इसलिए स्मार्ट सिटी योजना के की तरह आपकी स्मार्ट गांव योजना की अवधारणा अपनाने के क्या लाभ होगा, जिसकी 21वीं सदी में अति आवश्यकता है। याद रखिए जैसे आपने नाम सुना था स्मार्ट सिटी, उसी प्रकार गांव को भी दिया गया स्मार्ट गांव। तो यहाँ पर इसकी जो आपकी जो कह सकते हैं कि इसका जो लाभ होगा वो आपका क्या होगा, तो पहला पॉइंट दिया है कि ग्रामीण आबादी के विकास के लिए सभी सुविधाएं मिलेंगी, अच्छा माहौल बनेगा, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला है गांव में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, सफाई, हाउसिंग एवं बिजली की सुविधा मिलेगी, ये भी पॉइंट आपका सही है। बच्चों के लिए शिक्षा मिलेगी तथा युवाओं को रोजगार पूर्वक कौशल विकास मिलेगा। अर्थात ये सभी पॉइंट आपके हैं जो आपके कह सकते हैं स्मार्ट गांव के तहत आपका है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ये है स्मार्ट गांव बनने से फायदे, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे दलहन उत्पाद बढ़ाने के उद्देश्य से, ठीक है, दलहन उत्पाद बढ़ाने के उद्देश्य से यहाँ पर एक योजना आपकी आई थी, कौन सी, आपकी NPP, ठीक है, NPP जो माफ करिए APPP, ठीक है, ये जो आपकी है अर्थात कह सकते हैं कि NFSM का एक भाग जो कि खरीफ वर्ष, यहाँ पर सिंपल सी बात करना है कि खरीफ फसल वर्ष से अपनाया जाने लगा है। तो खरीफ जैसे हमने बताया था दलहन वर्ष, ऐसे वर्ष आपने सुना होगा, उसी प्रकार से खरीफ फसल वर्ष अपनाया जाने लगा है। ये कब से अपनाया जाने लगा है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा खरीफ जो आपके 2010-11 से ये खरीफ फसल वर्ष आपका अपनाया जाने लगा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि कृषि में प्रसार शब्द की शुरुआत इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के किस वर्ष हुई थी, जिसने पूरे विश्व में कृषि क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास प्रोग्राम हेतु संदेश दिया है। सिंपल सी बात कह सकते हैं कि जो आपकी शुरुआत हुई थी वो आपके इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से हुई थी,
जिसने पूरे विश्व में कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास प्रोग्राम में संदेश दिया है। ये जो आपका दिया था, अर्थात ये जो शुरुआत हुई थी वो आपके 1873 में आपकी हुई थी। प्रसार शब्द की जो आपकी कह सकते हैं तो आपके 1873 से हुई थी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति, याद रखिए हरित क्रांति का आपने नाम सुना होगा ना, और याद रखिए हरित क्रांति का जो नाम दिया है वो आपके विलियम एस गॉड ने, ठीक है, विलियम एस गॉड ने दिया है, जो कि कह सकते हैं कि ये जो आपके थे ये कह सकते हैं कि USAID अर्थात यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के पूर्व निदेशक थे, जो कि USA के विलियम एस गॉड ने नई तकनीकी के प्रसार विस्तार हेतु किस वर्ष प्रयोग किया था, जिनका देहावसान आपके 1977 में हुआ। सिंपल सी बात आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा आपसे कि जो हरित क्रांति शब्द है ये कह सकते हैं किसने दिया था, विलियम एस गॉड ने दिया था। कब दिया था, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 1968 में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि विलियम एस गॉड को हरित क्रांति का क्या बोला जाता है, शब्द दिया है, लेकिन डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। दोनों प्रश्नों में अंतर है, समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में आत्मा, ठीक है, कौन सा आपका है, उत्तर प्रदेश में आत्मा अर्थात एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी योजना, जो कि ग्रामीण विकास हेतु किसानों को कृषि की वैज्ञानिकों द्वारा उत्पन्न विकसित नए तकनीकों को पहुंचाने में अहम भूमिका किस वर्ष अपना रही है। तो सिंपल सी बात आपको समझना है कि उत्तर प्रदेश में जो आपकी आत्मा योजना आई थी ये आपकी किस वर्ष से, तो आपका 88 का जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आपके 2006 में। ठीक है, 2006 में आपकी हुई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि आधारीय ग्राम्य संसाधन की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन कौन आते हैं। याद रखिए ग्रामीण जो आपके होते हैं आधारीय ग्राम्य संस्थान, इसके अंतर्गत आते हैं आपके कौन कौन आते हैं। तो 89 का आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिए आपके कह सकते हैं जो आपके यहाँ पर ग्राम पंचायत होते हैं, वहीं पर ग्रामीण स्कूल भी होते हैं, और आपके कोऑपरेटिव जो आपकी सोसाइटीज होती हैं, अर्थात ये सभी होते हैं जो आपके इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि सभी आपके यहाँ पर आधारित ग्राम संस्थान के अंतर्गत आपकी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास हेतु ग्राम सेविका, याद रखिए कौन आपकी है, तो ग्राम सेविका की क्या जिम्मेदारी होती है। ग्राम जो आप सेविका होती है इसकी जिम्मेदारी क्या होती है, इसकी जिम्मेदारी होती है कि महिलाओं को शिक्षित करना। ठीक है, ग्राम सेविका का कार्य क्या होता है, महिलाओं को शिक्षित करना, ये ग्राम सेविका की जिम्मेदारी होती है। तो 90 का ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय आपका कौन सा है। हमने आपको यूपी जीके में इस प्रश्न को बताया था कि देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय आपका कौन सा है। यहाँ पर 91 का जवाब क्या हो जाएगा, 91 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, बी नंबर आपका हो जाएगा आपका GBPUST। सिंपल सी बात कह सकते हैं, जो हमने आपको बताया था कौन सा, यहाँ पर आपका पंतनगर। ठीक है, कौन सा आपका पंतनगर बताया था। तो यहाँ पर कह सकते हैं इसकी जो स्थापना आपकी हुई थी वो आपकी 11 नवंबर को, कब हुई थी, तो 11 नवंबर आपकी 1960 को, जो आपके कह सकते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू थे उस समय, तब इसकी स्थापना आपकी की गई थी। इस प्रकार से ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन का सर्वाधिक क्षेत्रफल आपका है। देखिए पूरे भारत की बात किया है, और यहाँ पर सोयाबीन का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल आपका है तो वो आपका कौन सा है, तो 92 का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका कौन सा, तो आपका यहाँ पर ए नंबर आपका मध्य प्रदेश है, और जिसमें से इंदौर में आपका है, मतलब कह सकते हैं मध्य प्रदेश में आपका सर्वाधिक आपका जो सोयाबीन है आपका यहाँ पर होता है। ठीक है, और आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो आपका लगातार स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रसर है, वो लगातार आपके 4 साल हो गए हैं। इंदौर जो कि आपके हमेशा स्वच्छ की श्रेणी में रखा गया है, वो आपके मध्य प्रदेश में ही आपका है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। सिंपल सी बात कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आपका सोयाबीन का सर्वाधिक क्षेत्रफल आपका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कई बार हमने आपको बताया भी है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखें नाबार्ड की स्थापना जो आपकी हुई थी ये आपकी 12 जुलाई, ये भी डेट याद रखना क्योंकि कभी कभी ये भी डेट पूछ लेता है। ठीक है, 12 JULY 12 जुलाई, और कितने सन को, तो आपके 1982 को हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी, डेट हो जाएगी 12 जुलाई 1982। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है
कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता प्रतिशत जो आपकी पूछा गया है, साक्षरता प्रतिशत जो आपकी सर्वाधिक है, ये आपकी कहाँ पर है। याद रखिएगा यहाँ पर 94 का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी आपकी गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। यूपी जीके के कुछ क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, वैसे आपको मिलेंगे किसमें, जो आपके यहाँ पर जीके होगी उसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि एग्रीकल्चर से है कि ब्लास्ट रोग या झोंका रोग, ठीक है, कौन सा रोग है आपका है, ब्लास्ट रोग या झोंका होता है जो कि बहुचर्चित रोग है या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो याद रखिए ब्लास्ट रोग जो आपका होता है ये कब होता है, तो यहाँ पर याद रखिए आपका सबसे पहले पॉइंट समझ लीजिए कि आपका है किसका, तो आपकी धान में, ठीक है, धान में लगने वाला आपका ये रोग है। ये रोग किस प्रकार से, जैसे पत्तियां होती हैं उसमें से पीली पीली पड़ जाती हैं और जब हवाएं चलती हैं, जब जो धान निकलते हैं ना, तो धान जब निकलता है तो उसमें कह सकते हैं ना, बोलते हैं दूध इसमें भरा हुआ है ना, तो वो आपस में टकराते हैं तो उसमें से क्या होते हैं कि वो काले पड़ जाते हैं और पत्तियां भी पीली पड़ जाती हैं। तो झोंका रोग किस में होता है, तो आपके किस में होता है, धान में होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में ग्राम विकास हेतु फसल प्रणालियों में अनुसंधान हेतु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च ICAR भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यरत इस क्षेत्र में देश के एकमात्र संस्थान कहाँ स्थित है, जिसे यह दर्जा 27 नवंबर 2014 को दिया गया, ठीक है। कब दिया गया, 27 नवंबर 2014 को दिया गया, जो कि पूर्व में ये निदेशालय जो आपका था वो आपका कौन सा था, तो यहाँ पर आपका CSRP, ठीक है, ये आपके डायरेक्टरेट के नाम से आपका था। और ये कह सकते हैं आपकी कहाँ पर, तो आपका जवाब हो जाएगा 96 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर ये नंबर आपकी जो मोदीपुर है मेरठ, ठीक है, मोदीपुरम आपका है, यहाँ पर आपका था, ठीक है, जो आपका कह सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम जो आपका रिसर्च है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि एवं कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, हमने इसके बारे में आपको ज्योग्राफी में बताया था कि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जो आपके हैं या इन्हें बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये जो आपकी नीति थी या आपकी पॉलिसी थी, ये भारत सरकार के द्वारा वाणिज्यिक विभाग के तहत आपकी घोषित की गई थी ताकि उत्पाद और निर्यात में सुविधा मिल सके, ठीक है। तो सेज जो आपके होते हैं विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र होते हैं और इसकी जो आपकी स्थापना की गई थी यह आपके सन 2000 कितने में, तो आपका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सन 2000, लेकिन डेट अगर तो आपको पूछे अप्रैल, तो अप्रैल 2000 में यह आपकी सुविधा आपको मिली थी, ठीक है, सेज, ठीक है, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र आपका सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि देश की अर्थव्यवस्था सुधारने हेतु स्पेशल इकोनॉमिक जोन रूल्स, ठीक है, कब से लागू किया गया, तो सिंपल से क्वेश्चन आपका वही आ गया है ना, तो जवाब आपका क्या हो जाएगा, तो अप्रैल आपका 2004 हो जाएगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे पानी की हानि जीवन की बर्बादी, देखिए पानी की हानि जीवन की बर्बादी, अतः जल को सुरक्षित रखने हेतु हर साल जल दिवस कब मनाया जाता है, हर साल जल दिवस कब मनाते हैं, ये मनाते हैं आपके 22 मार्च को मनाते हैं, याद रखिए 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के संदर्भ में राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार के किस वर्ष से इसे कार्यान्वित कर रही है, जिसे पूर्व में राष्ट्रीय गलगंड नियंत्रक कार्यक्रम कहा जाता था। सिंपल सी बात ये समझ सकते हैं कि जो ये आपकी राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम है, पहले इसे हम लोग बोलते थे राष्ट्रीय गलगंड नियंत्रण कार्यक्रम, और इसका जो कह सकते हैं कि ये योजना थी, मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए डेली कम से कम 100 से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन लेना आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये जो आपके कह सकते हैं ये आपका कहा गया है, ये आपके कब, तो आपका 100 का जवाब आपका बी हो जाएगा आपके 1962, ठीक है। प्रश्न को पढ़ लीजिए कि जो आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के संदर्भ में राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम है, यह भारत सरकार के किस वर्ष से इसे कार्यान्वित किया गया है, तो आपके 1962 से किया गया है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इस प्रकार से आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को भी लाइक करें, और जो नए भी लोग हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो देखते चलें, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।